गैशियस फ्यूल। तो गैशियस फ्यूल क्या होता है? गैशियस डेफिनेटली नाम से ही लग रहा है कि गैशियस फॉर्म में जो फ्यूल होता है उसको हम बोलते हैं गैशियस फ्यूल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन सी एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम पहले हमने सॉलिड फ्यूल समझ के देखा कि क्या क्या उसमें एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, फिर हमने लिक्विड फ्यूल देखा और उसके बाद फिर गैशियस फ्यूल। तो यदि हम तीनों फ्यूल को कंपेयर करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में से कौन सा सबसे बेटर है, तो ऑब्वियसली गैशियस बेटर है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाईएस्ट, हाई भी नहीं बोले हम, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, और उसके अलावा और क्या पॉइंट है? एक तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सेकंड पॉइंट इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह हमें यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, सो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। थर्ड पॉइंट है इजी टू यूज एंड हैंडलिंग। इसका मतलब है कि यदि हमें यूज करना है तो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, और जितना हमें उसको लेना है उतना ही हमें उतनी क्वांटिटी का हम लेते हैं और उसके बाद उसकी नॉब को बंद कर देते हैं, तो कंट्रोलेबल भी है। और फोर्थ है स्मोकलेस एंड एशलेस। जैसे सॉलिड फ्यूल में तो क्या होता था, एश कंटेंट बचता था, कुछ रेजिड्यू बचता था, लेकिन गैशियस फ्यूल में कोई रेजिड्यू नहीं बचता, एश कंटेंट नहीं बचता और स्मोकलेस होता है, यानी कि धुआंधार नहीं होता। अब इसमें से कुछ एडवांटेजेस लिक्विड फ्यूल में भी थी, तो फिर इसमें ऐसा क्या है जो वो लिक्विड फ्यूल से बेटर है? तो एक ऐसी एडवांटेज है और वो है कैलोरीफिक वैल्यू, जिस पे पूरा कंबशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड रहता है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का वो फ्यूल होता है। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है गैशियस फ्यूल की, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमें एडवांटेजेस पता लग गई। अब इसमें जो गैशियस फ्यूल होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी गैशियस फ्यूल और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी गैशियस फ्यूल। प्राइमरी मतलब नेचुरल फ्यूल जो कि हमें नेचर से मिल रहा है, और सेकेंडरी गैशियस फ्यूल जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेटिक गैशियस फ्यूल जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स कि जो जैसा हमें नेचर से मिला था उसमें हमने कुछ ना कुछ केमिकल या कुछ हमने उसमें एक्सपेरिमेंट किया और एक नया टाइप का फ्यूल बना दिया। तो सेकेंडरी गैशियस फ्यूल में दो टाइप नहीं है, ये एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हम सिंथेसाइज करेंगे। एक तो है कोल गैस और दूसरा है ऑयल गैस। ये दो जो गैशियस फ्यूल हैं इनके सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कोल गैस यानी कि कोल से बनने वाला है, ये जो गैशियस फ्यूल बनेगा वो कोल से बनेगा, और ऑयल गैस यानी इसमें कोई ना कोई हम ऑयल यूज कर रहे हैं और वो ऑयल हम यूज कर रहे हैं केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि कोल गैस, नेचुरल गैस को तो हमें बनाना ही नहीं है क्योंकि एज इट इज बनी हुई है जो हमें नेचर से मिल रही है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोल गैस और ऑयल गैस कैसे सिंथेसाइज होगी। तो सबसे पहले में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोल गैस। पहले कोल गैस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ऑयल गैस के बारे में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कोल गैस कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। कोल गैस को बनाने के लिए हमें क्या जो रिएक्टेंट हमें चाहिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल हमें चाहिए वो है कोल। ठीक है, जो हमें रिएक्टेंट चाहिए जिससे हम बनाने वाले हैं कोल गैस को, तो वो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कोल है। और कोल को जब हम हीट करते हैं, ये हीटिंग का साइन है। ठीक है, तो कोल को जब हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। ठीक है, in the absence of air, then coke and coal gas, these two products are formed। तो जैसे ही हमने कोल को हीट किया
एयर की एब्सेंस में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो कोक भी बना और उसके साथ क्या बना, कोल गैस। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे तो हमें कोल गैस बनानी थी, इसके साथ ये भी बन रहा है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। और अब हम बात करेंगे कोल गैस की। इस कोल गैस में बहुत सारी जो है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि टार है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आगे चल के यदि हम इसको रिमूव नहीं करेंगे और एज इट इज़ उसमें कोल गैस में यदि ये इम्प्योरिटी रहेगी, तो क्या होगा, जहाँ पर भी हम कोल गैस को यूज़ में लेंगे तो वो एपरेटस को डिस्टर्ब करेगा या उस एपरेटस को ख़राब कर देगा, क्योंकि उसमें वो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। कुछ का नेचर, जैसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है, उसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो वो एपरेटस को खराब कर सकता है। इसलिए ये जो कोल गैस हमें मिली है, इस कोल गैस में जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं डायग्राम। और ये जो कोल गैस है, ये कोल गैस मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, मीथेन और हाइड्रोजन का। मीथेन इसमें होती है 50% और हाइड्रोजन होती है 30%। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स होते हैं इसमें। तो कोल गैस जो है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन एंड सम अदर कंपाउंड्स। तो मेनली इसमें क्या चीज होती है उसके बारे में, जो मेन जो कंपोनेंट है जो प्रेजेंट है इसमें कोल गैस में, जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस होता है, तो वो है मीथेन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। और अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ एयर में हो रही है, इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या है, कार्बोनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हमेशा एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और जो कंबशन प्रोसेस होता है वो तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे इसका कार्बोनाइजेशन हो रहा है, कोल का क्या हो रहा है, कार्बोनाइजेशन हो रहा है। तो व्हेन द कार्बोनाइजेशन टेक्स प्लेस देन कोक एंड कोल इज फॉर्म। अब ये डायग्राम है, ये है उसका एपरेटस, ये असेंबली है कि किस तरीके से कोल को कोल गैस में कन्वर्ट करें। अब ये डायग्राम आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा कि ये कैसे बनाएंगे, हम तो एग्जाम में बना ही नहीं पाएंगे, इतना टिपिकल डायग्राम है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने यदि ये देखा हो कि मैंने ऑटो हॉफमैन्स मेथड पढ़ाया था, इससे पहले वाले आप लेक्चर में देखना कि मैंने जहाँ पे सॉलिड फ्यूल पढ़ाया है आपको, उसमें कोल से कोक में कन्वर्जन हो रहा है और साथ में कोल गैस भी बन रही है। तो वहां पे लेकिन हम सॉलिड फ्यूल की बात कर रहे थे, इसलिए हमने केवल कोक का डिस्कशन किया कि आगे कोक को हमें क्या करना है, कैसे करना है। कोल गैस की हमने जो है वहां पे बात नहीं करी बस, लेकिन लास्ट में हमने ये बताया था कि कोल गैस में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, उसको हम प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को यदि याद हो तो मैंने अलग अलग टावर से इसको पास करवाया था कोल गैस को, जिससे कि कोल गैस जो है प्यूरिफाई हो सके। ठीक है, सबको याद आ गया। अब वही डायग्राम जो है, उसी डायग्राम को इन्होंने जॉइंट कर दिया, इसलिए ये आपको डायग्राम कैसा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो यदि ये डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप ऑटो हॉफमैन्स मेथड में जो फर्स्ट नंबर का डायग्राम है, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि कैसे कोल से कोक में कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जो ऑटो हॉफमैन्स जो अवन था वो हो गया ये। ठीक है, दिस सिलिका रिटॉर्ट। और जो उसके साथ हमने जब वो कोल गैस को हम अलग अलग चैम्बर से पास कर रहे थे, अलग अलग टावर से पास कर रहे थे, वो सारे ये टावर्स हो गए, वो सारे ये टावर्स हो गए। और जो उसको कोल गैस को जब प्योर कोल गैस कलेक्ट हो गई थी, प्योर कोल गैस हमें जब मिल गई थी आफ्टर दिस प्यूरिफायर, जिसमें हमने H2S को रिमूव करा था, तो आप एक बार उसमें चेक करना कि ये वाला लास्ट जो टावर था वो यही था जिसमें फेरिक ऑक्साइड था।
ठीक है। यहां से जब H2S रिमूव हुई उसके बाद हमने उस कोल गैस को कहीं कलेक्ट किया था, और वो यहाँ पे हम कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, गैस होल्डर में कलेक्ट कर रहे हैं। तो बस कलेक्शन का ये वाला डायग्राम नहीं दे रखा था, कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये सारे टावर दे रखे थे, और ये जो है फर्नेस जिसको हम ऑटो हॉफमैन अवन कह रहे हैं, यहाँ पे ये सिलिका रिटॉर्ट है। उसके अलावा थोड़ी सी बनावट में डिफरेंस है, बाकी ये बिल्कुल वही डायग्राम है, वही चीज बन रही है, कोल से कोक और कोल गैस। अब यहाँ पे क्योंकि हम गैसियस फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कोल गैस की आगे तक हम बात करेंगे, अदरवाइज ये डायग्राम वही है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो वो डायग्राम, यदि आपने वो अवन का जो डायग्राम है वो याद कर रखा है और वो सारे टावर याद हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, टावर प्लस वो सारे जितने भी टावर्स हैं वो आप कनेक्ट कर देना, फर्नेस प्लस वो सारे टावर्स कनेक्ट कर देंगे और लास्ट में गैस होल्डर लगा देंगे। तो आपको एक डायग्राम कम याद करना पड़ेगा। ऑटो हॉफमैन्स का याद है तो इसको डायग्राम को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो इतनी आपको कॉम्प्लिकेसी दिख रही है वो कॉम्प्लिकेसी खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है इसको याद करने का। तो इसमें क्या होगा, हमें वो डायग्राम याद करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। लेकिन यदि आप लेकिन मैं यहाँ पे एक बार ये वही डायग्राम एक बार समझा देती हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। ये है सिलिका रिटॉर्ट यानी कि सिलिका फर्नेस, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ये है कोल, पाउडर्ड कोल, ठीक है। ये जो कोल हम ले रहे हैं कौन सी वाली फॉर्म में ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं। कोल गैस को हम इसके अंदर लेंगे, फर्नेस के अंदर लेंगे, और फिर इसको कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमें थोड़ी सी एयर इसको इस प्रोसेस को देते हैं। तो यहाँ पे एयर दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से प्रोड्यूसर गैस, ये है फ्यूल जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा कितना, 1300 डिग्री। इतना टेम्परेचर करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें फ्यूल लेंगे और वो फ्यूल हम ले रहे हैं प्रोड्यूसर गैस, और एयर हमने यहाँ से ले ली। स्टार्टिंग में एयर लेंगे, उसके बाद इसको हम कट ऑफ कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही कोल हमने इसमें ऐड किया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कोल से कोक में कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे जो कोक आएगा इसको हम इस कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया कोक। अब बचा क्या, कुछ वेस्ट गैसेस होंगी, उन वेस्ट गैसेस को यहाँ से फ्लू, ये है वेस्ट फ्लू गैसेस, जो वेस्ट गैसेस है जो चिमनी के थ्रू निकल रही थी, यहाँ पर भी ये फ्लू का मतलब होता है पाइप्स, बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उन पाइप से हम वेस्ट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से वेस्ट गैसेस बाहर निकल गई। उसके बाद अब क्या बचा, कोल गैस। इस कोल गैस को हम यहाँ से लेते हैं, ये कोल गैस इधर से जाएगी, और ये जो जितनी भी अब इम्प्योरिटीज है उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग चैम्बर से पास करेंगे। सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक मेन से पास किया, हाइड्रोलिक वो कंटेनर जिसमें वाटर है, यहाँ से हम पास करेंगे। फिर उसके बाद ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में क्या होगा, अमोनिकल लिक्विड टार, ये जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ हमने एक कंटेनर और अटैच कर रखा है। ये जो कंडेंसर है ये देखो इधर से कनेक्ट है इस कंटेनर से, और फिर इसको पंप के थ्रू हम फर्स्ट टावर में भेजते हैं जहां पर कि वाटर स्प्रे हो रहा है। वाटर स्प्रे होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो लिक्विड अमोनिया जो है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। तो इसका पाइप और ये वाला जो पाइप है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अमोनिकल लिक्विड टार ये कलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको हम सेकंड टावर में पास करते हैं जिसमें क्या स्प्रे हो रहा है, क्रिसॉल्ट एक तरीके का ब्राउन कलर का ऑयल होता है, ब्राउन कलर का गाढ़ा ऑयल होता है, जिसको हम कई बार टार भी कह देते हैं, कोल टार भी कहते हैं। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये डार्क ऑयल होता है, डार्क लिक्विड ऑयल होता है, और इसको मतलब जैसे क्रूड ऑयल दिखता है वैसा ही ऑयल ये दिखता है। इस ऑयल को हम जब स्प्रे करते हैं तो बेंजोल कलेक्ट हो जाता है, इस टावर में बेंजोल कलेक्ट हो जाता है। अब जो हमें जो कोल गैस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है,
H2S और HCl, ठीक है। H2L और HCl जो प्रेजेंट है, ये H2S को रिमूव करने के लिए हम इस टावर से पास करेंगे जिसमें कि मॉइस्ट फेरिक ऑक्साइड है। ये मॉइस्ट फेरिक ऑक्साइड के बेड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये बेड्स बने हुए हैं। तो जैसे ही कोल गैस इसके अंदर जाती है तो वो क्या करता है, सल्फर से रिएक्शन कर लेता है, H2S से रिएक्ट करता है, HCl से रिएक्ट करता है और वो डिपॉजिट हो जाता है, सल्फर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, जो फेरिक सल्फाइड में कन्वर्जन हो जाता है और फिर फाइनली जो कोल गैस हमें मिलती है। अब जो हमें कोल गैस मिल रही है वो एकदम प्योर फॉर्म में कोल गैस मिल रही है, सारी इंप्योरिटीज इसमें रिमूव हो गई हैं और अब हमें प्योर कोल गैस मिलेगी जिसको हम गैस होल्डर में, जो कि पानी के ऊपर की साइड इस तरीके से है, तो यहाँ पे कोल गैस कलेक्ट हो जाती है। ये वाटर है और इस तरीके से ये पाइप से यहाँ पे कोल गैस कलेक्ट हो जाती है, प्योर कोल गैस कलेक्ट हो जाती है। और ये दूसरा पाइप जो है ये इसलिए कनेक्ट है कि अब हमें जहां पर भी चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए या हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए चाहिए, तो इस पाइप से हम कनेक्ट कर देंगे और वो जहां पर भी हमें यूज में लेना है इसको हम ले सकते हैं। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल। सबको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम है। और ये यदि कोल गैस आता है तो कोल गैस में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये रिएक्शन देनी पड़ेगी कि रिएक्शन क्या हो रही है। कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कोक के साथ क्या बन रहा है, कोल गैस, और सिंस द कोल गैस इज इम्प्योर तो उसको प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टावर से वी आर पासिंग थ्रू डिफरेंट टावर्स एंड फाइनली वी कलेक्ट इट इन द गैस होल्डर। इस तरीके से आप लैंग्वेज बना सकते हैं। तो यदि हमें हिंदी में पता है कि ये इसमें क्या चीजें हो रही हैं तो उसकी लैंग्वेज बनाना इज नॉट अ बिग टास्क। तो ये सारी चीजें हैं और इसको, ये जो कोक बना है ना, इसको भी हम कहीं पर यूज में ले सकते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है कोल गैस का, ठीक है। तो इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो गैसियस फ्यूल है वो है ऑयल गैस। ऑयल गैस, जो कि ऑयल गैस हम, और नाम से पता लग रहा है ऑयल गैस यानी कि ऑयल से बनने वाला है, और वो ऑयल कौन सा होगा, केरोसिन ऑयल। नाउ द नेक्स्ट इज ऑयल गैस। एक तो हमने फर्स्ट तो कोल गैस के बारे में हमने समझ लिया कि कोल गैस कैसे बनने वाली है। अब हम बात करते हैं ऑयल गैस की। तो ऑयल गैस, यहाँ पे जो हम ऑयल यूज करने वाले हैं जिससे ये ऑयल गैस बनने वाली है वो है केरोसिन ऑयल। ये केरोसिन ऑयल हम यहाँ पे लेने वाले हैं जिसका फॉर्मूला होता है C12H26। जब इस केरोसिन ऑयल को हम क्रैक करते हैं, मैंने आपको क्रैकिंग बताई थी, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्रैक करना, ब्रेक करना। तो यहाँ पे ये जो केरोसिन ऑयल है ये बिगर मॉलिक्यूल है, इस बिगर मॉलिक्यूल को हम स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, और जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। तो जब केरोसिन ऑयल को हम क्रैक करते हैं क्रैकिंग प्रोसेस से, तो मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं, और ये सारे जो मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं इसको कंबाइन फॉर्म में हम बोलते हैं ऑयल गैस। मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑयल गैस। और ये जो ऑयल गैस होती है, इस ऑयल गैस को हम लेबोरेटरी में यूज में लेते हैं या कहीं और इंडस्ट्रियल पर्पस के काम में यदि आता है तो वहां पर भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये है ऑयल गैस, और इसके साथ बनता है टार, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और वो टार भी कलेक्ट होता है। वो टार हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन पर्पस में काम में आ सकता है, बेकार नहीं है, उसको हम रोड कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज में ले सकते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम क्या है, ये देखिए, ये सबसे पहले ये जो हमने लिया है इस फर्नेस, ये फर्नेस है, इस फर्नेस के अंदर हमने लकड़ी के बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े लिए हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेट।
जो होता है ना, जैसे भूसा जिसको बोलते हैं, बहुत ही बारीक बारीक जो लकड़ी के बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं, तो वो यहाँ पे हम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट। उसके ऊपर हम रखते हैं कोल, जो कि फ्यूल है, जिससे कि ये जो है सारा प्रोसेस होगा, क्रैकिंग प्रोसेस होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई हमें फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल है यहाँ पे कोल। तो ग्रेट के ऊपर हमने फ्यूल रख दिया और इसके अंदर हमने फिक्स कर रखा है कास्ट आयरन रिटॉर्ट। यानी कि ये जो फर्नेस है, ये कौन किसका, ये जो रिटॉर्ट है, ये जो फर्नेस है, किसका बना हुआ है, कास्ट आयरन का बना हुआ है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कास्ट आयरन रिटॉर्ट। ये हमने इसको कैसे फिक्स कर दिया, बोनट के थ्रू। ये है बोनट, ये जो जा रहा है इस तरीके से, ये बोनट है, जो कि वाटर सील, यहाँ पे ये जो है इस तरीके का छोटा सा एक कंटेनर जिस लगा हुआ है, जिससे हमने फिक्स कर रखा है बोनट को, और वो हम बोल रहे हैं वाटर सील। तो ये बोनट हमने, और ये बोनट को हमने कैसे फिक्स किया, मोल्टन लेड सील से फिक्स कर लिया। इसको यहाँ पे हमने एक तरीके से चिपका दिया, जिससे कि ये मूव ना करे। तो यहाँ पे हमने मोल्टन लेड सील है, उससे हमने बोनट को फिक्स करते हुए यहाँ पे वाटर सील, और फिर यहाँ पे एक कंटेनर लगा रखा है, जहां पर क्या कलेक्ट होने वाला है, यहाँ पे कलेक्ट होगा कार्बन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टार। तो यहाँ पे टार कलेक्ट होगा, ठीक है, टार कलेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो गैस है, जो ऑयल गैस बनी है, जो ये मिक्सचर बना है, उसमें टार था, अभी तो मिक्स था, टार मिक्स था, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब जो ऑयल गैस बनी है, उस प्योर जो ऑयल गैस है, उसको हम यहाँ से पास करके गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ऑयल गैस कलेक्ट हो गई। उससे पहले आपको एक चीज दिख रही है, एक नॉब दिख रहा है, टेस्टिंग टैप। टेस्टिंग टैप इसको क्यों कह रहे हैं, सिंपल हम नॉब या टैप भी बोल सकते थे, बट टेस्टिंग टैप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ऑयल गैस यहाँ से जाएगी और गैस होल्डर में कलेक्ट होने से पहले हम इस नॉब को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि शाइनिंग येलो कलर की और यदि गैस बन रही है, निकल रही है, इसका मतलब है कि ऑयल गैस जो है यहाँ पे बन चुकी थी, और फिर हम इसको नॉब को बंद करेंगे और ऑयल गैस कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन सपोज करो येलोइश शाइनिंग जो गैस बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही। इस नॉब को हमने ओपन किया और जब टेस्ट किया तो वो शाइनिंग गैस जो है, शाइनिंग और येलो कलर की गैस जो है वो नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे, इस नॉब को बंद कर देंगे और इस गैस होल्डर में भेजेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अभी प्रोसेस होने देंगे, अभी चल रहा है प्रोसेस। जैसे कोई चीज बन रही है, उसको हमने पहले से ही गैस पे से उतार लिया, जो जैसे सब्जी बनी और आधी कच्ची है और आधी पकी हुई है, ये वही बात है कि वो ऑयल गैस बनी ही नहीं है, उससे पहले ही हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से जो लोअर हाइड्रोकार्बन से मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन बनने चाहिए थे वो नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पे इस टेस्टिंग टैप से पहले चेक करेंगे, यदि येलोइश शाइनिंग गैस बन चुकी है तब तो हम गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको एक बार होने देंगे और फिर वापस से टेस्ट करेंगे। अब यदि येलोइश गैस बन गई है, शाइनिंग गैस बन गई है, तो इसका मतलब है ऑयल गैस बन चुकी है, तो इसको हम इसमें गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, ये केरोसिन ऑयल हम इसमें लेंगे, ठीक है, ड्रॉपिंग फनल टाइप है। इस ड्रॉपिंग फनल में हम केरोसिन ऑयल लेंगे और फिर इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप ये फर्नेस पे केरोसिन ऑयल गिरेगी, तो ये ऑयल गैस, जैसे ये ऑयल जो केरोसिन ऑयल है, तो जैसे ही जो केरोसिन, ये जो हमने इसमें ड्रॉपिंग फनल टाइप है जिसमें कि हमने क्या किया, केरोसिन ऑयल को लिया है और इस केरोसिन ऑयल को जैसे ही हम इस रिटॉर्ट पे डालेंगे, इस फर्नेस पे डालेंगे, तो क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि प्रॉपर क्रैकिंग प्रोसेस हो सके।
मतलब रिएक्शन अच्छे से हो सके। तो जैसे ड्रॉप जाएगी वो क्रैक होगी और लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, एक एक ड्रॉप ड्रॉप गिरती जाएगी और वो उसका कन्वर्जन होता जाएगा, क्रैकिंग होती जाएगी और लोअर हाइड्रोकार्बन्स बनते जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जब ये कंप्लीटली पूरा केरोसिन हमने इसमें डाल दिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने डाल दिया और ऑयल गैस बन गई है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स बन चुके हैं, तो अब इसको हम बोनट के थ्रू यहाँ पे लेके जाएंगे हाइड्रोलिक में जहाँ पर क्या होगा, जो टार है, ब्लैक कलर का जो टार है, जो कार्बन का कंटेंट होता है, ये कार्बन जहाँ पे हमने रिएक्शन में लिख रखा है, वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और नीचे बॉटम में यहाँ पे हमें वाटर के नीचे की साइड हमें ब्लैक कलर का एक लेयर सी दिखेगी जिसको हम बोलते हैं टार। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोल टार कलेक्ट हो गया। अब जो ऑयल गैस है, जो ऑयल गैस बनी है, उसको यहाँ से हम भेजेंगे और उससे पहले हम टेस्टिंग टैप से चेक कर लेंगे। येलो शाइनिंग येलो कलर की गैस बन जाएगी, हम जैसे ओपन करेंगे वो येलो कलर की गैस दिखेगी, यानी कि बन चुकी है। नॉब को बंद करेंगे और गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल गैस कलेक्ट हो जाएगी और ये जो दूसरा पाइप है, ये इसका काम क्या है, जहां पर भी हमें इसको यूज में लेना है, चाहे वो लेबोरेटरी में, लैब में यूज में लेना हो या इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए लेना हो या किसी और पर्पस के लिए हम इसको ले रहे हैं, तो वो हम ले सकते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा ऑयल गैस को बनाने का एक्सपेरिमेंट है, सिंथेसिस है कि कैसे हमने केरोसिन ऑयल से ऑयल गैस बनाई है। ठीक है, तो ये ऑयल गैस सबको समझ में आ गया। इसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जाम में यदि आएगा तो ये आप डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आ सकते हैं। और रिएक्शन लिखना जरूरी है, डायग्राम एंड रिएक्शन, ये दो चीजें लिखने के बाद अपनी लैंग्वेज में यदि आपने 10-12 पॉइंट लिख दिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या और हम क्यों ले रहे हैं और फाइनली क्या बन रहा है, ये सब चीजें आप लिख देंगे तो फुल में से फुल आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जंकर्स कैलोरीमीटर। जैसे कि आपने देखा था कि हमने कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करी थी सॉलिड फ्यूल की और नॉन वोलेटाइल फ्यूल की। तो उसके लिए क्या कौन सा कैलोरीमीटर था, बॉम्ब कैलोरीमीटर। वैसे ही उसमें आप गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो सॉलिड फ्यूल के हिसाब से है या नॉन वोलेटाइल फ्यूल के हिसाब से है। हम उसमें गैसियस फ्यूल को रख नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा जो है कैलोरीमीटर होना चाहिए और वो कैलोरीमीटर है जंकर्स कैलोरीमीटर, जिसमें हम गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हैं कि जंकर्स कैलोरीमीटर से कैसे हम कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से वाले फ्यूल की, गैसियस फ्यूल की। तो जंकर्स कैलोरीमीटर को कई बार जंकर्स गैस कैलोरीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो गैसियस फ्यूल है उसको लेकर और फिर कितना हम अमाउंट ले रहे हैं गैसियस फ्यूल का और उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम जो है थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पे हमने गैस सप्लाई लिया है, जहाँ से हम गैस को सप्लाई करेंगे, गैसियस फ्यूल को लेंगे। तो ये है गैसियस फ्यूल को लेने का सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था गैस सप्लाई, यहाँ से गैस सप्लाई होगी, गैसियस फ्यूल हम लेने वाले हैं, ये गैस मीटर है और यहाँ पे एक थर्मामीटर कनेक्ट है। थर्मामीटर की उसका कितना टेम्परेचर रहेगा, कितने टेम्परेचर पे हम गैसियस फ्यूल को ले रहे हैं। तो गैसियस फ्यूल को यहाँ से लेंगे और फिर ये कनेक्ट है प्रेशर रेगुलेटर, यहाँ से हम कितने प्रेशर पे, ये है मैनोमीटर और ये है प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, तो कितने प्रेशर पे हम गैसियस फ्यूल को ले रहे हैं वो यहाँ से पता लगने वाला है मैनोमीटर से। फिर उसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे गैसियस फ्यूल को लेंगे बुनसेन बर्नर में। इसको बोलते हैं, ये बर्नर नहीं है, ये सिंपल बर्नर नहीं है, इसको हम कहेंगे बुनसेन बर्नर। ये जो है ये कैटल जैसा जो दिख रहा है,
मोमबत्ती जैसा जो आपको दिख रहा है, ये है बुनसेन बर्नर। तो इसमें गैशियस फ्यूल को हम लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट की गैशियस फ्यूल लेकर, और फिर यहाँ से हम नॉब बंद कर देते हैं। अब हमने गैशियस फ्यूल को इस बर्नर में ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं बुनसेन बर्नर। अब क्या करेंगे, ये क्या चीज़ है, ये है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जिसके अंदर ये फ्लूज हैं, पाइप्स हैं, पतले पतले पाइप्स लगा रखे हैं, कनेक्ट है। और ये जो है कैलोरीमीटर, ये किससे कनेक्टेड है, एक वाटर रिजर्वर से कनेक्टेड है, जहां से हम वाटर को लेने वाले हैं और उस वाटर को हम इसके अंदर लेंगे। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि वाटर का टेम्परेचर कितना है। अब क्योंकि हम ये रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर आएगा, वाटर का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होगा 25 डिग्री 30 डिग्री जो भी टेम्परेचर होगा, वो यहाँ इस थर्मामीटर में रीडिंग आ जाएगी। इसको हम बोल रहे हैं इनलेट वाटर थर्मामीटर। जब हम यहाँ से वाटर इनलेट, यहाँ से हम वाटर को लेंगे और इस वाटर को हम पास करेंगे जंकर्स कैलोरीमीटर। ये है जंकर्स कैलोरीमीटर, इसके अंदर हम वाटर को लेंगे। वाटर को लेने से पहले यहाँ पे हम थर्मामीटर से उस वाटर का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ पे ये जो चारों तरफ दिख रहा है ये वाटर है। और अब जब हमने वाटर ले लिया है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस। जो हमने गैशियस फ्यूल लिया है उसको बर्न करेंगे, यानी कि कंबशन प्रोसेस होगा। और कंबशन प्रोसेस में जितनी भी हीट रिलीज होगी, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, अब कंबशन के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया। गैस सप्लाई है, मैनोमीटर है, जी जंकर्स कैलोरीमीटर है, और यहाँ से हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। बॉर्न कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या था, हीट लॉस बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। यानी कि जो फ्यूल ने जितनी हीट रिलीज करी है, जैसे वो जो फ्यूल जला यानी कि कंबशन प्रोसेस हुआ, तो उसने बहुत सारी हीट निकाली, और वो हीट किसने एब्जॉर्ब करी, वाटर ने एब्जॉर्ब करी। तो हीट लॉस बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। तो वो ये जो वाटर है इसका पर्पस है, जितनी भी हीट रिलीज होगी फ्यूल से, वो हीट ये जो वाटर है ये एब्जॉर्ब करने वाला है। अब यहाँ पे ये दो चीजें और दे रखी है। ये पॉइंट है कंडेंसेट क्यों लिख रखा है, क्योंकि जितनी इसमें स्टीम बनेगी वो स्टीम को कंडेंस करके हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे कि कितना वाटर बना है, वो कंडेंस होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और इधर ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, कि जब कंबशन प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, और वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको बाहर निकालने से पहले हमने यहाँ पे एक थर्मामीटर और क्यों लगा रखा है, कि जब वो प्रोडक्ट को हम बाहर निकालेंगे तो उससे पहले हम ये चेक कर लें कि ये जो इसका उस प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो कितना है। उस प्रोडक्ट को सारी हीट किसको दे देनी है, वाटर को दे देनी है। उसके बाद ही यहाँ से हम प्रोडक्ट को निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकालेंगे। यदि हमने क्या किया कि जो कंबशन प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल लिया और हमने ये चेक ही नहीं किया कि उसने पूरी हीट वाटर को दी या नहीं दी, उस केस में जो कंबशन प्रोसेस में जो हमारी वैल्यू, जो इस गैशियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू आनी थी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट को निकालने से पहले यहाँ पे थर्मामीटर हमने लगा रखा है, ये चेक करेगा कि इसने पूरी हीट दे दी क्या। वो कैसे पता लगेगा, ये जो थर्मामीटर है और ये जो टेम्परेचर, ये थर्मामीटर, इन दोनों की रीडिंग ऑलमोस्ट बराबर होगी, यानी कि रूम टेम्परेचर। यदि रूम टेम्परेचर पे आ रही है, इसकी रीडिंग भी रूम टेम्परेचर पे आ रही है, इसका मतलब अब जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसने पूरी हीट दे दी है वाटर को, और इसका जो टेम्परेचर आएगा वो भी 25-30 डिग्री के आसपास आएगा, जो कि रूम टेम्परेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो थर्मामीटर है और ये वाला 1, 2, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो थर्मामीटर है इनकी रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आएगी। अब एक और थर्मामीटर आपको दिख रहा होगा,
जो कि जब वाटर ने कितनी हीट, इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना था वो इस वाले थर्मामीटर ने नोट कर लिया था। अब फाइनल रीडिंग कितनी आएगी, यानी कि फाइनल थर्मामीटर में रीडिंग कौन नोट करेगा, ये वाला थर्मामीटर। जैसे ही इस वाटर ने पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब इस वाटर को बाहर निकालेंगे। निकालने से पहले हम इसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लेंगे इस थर्मामीटर से। ये फर्स्ट नंबर का थर्मामीटर, ये सेकंड नंबर का थर्मामीटर और ये थर्ड नंबर का। तो 3 थर्मामीटर लगे हुए हैं जंकर्स कैलोरीमीटर में। तो फर्स्ट ने तो इनलेट यानी कि T1 टेम्परेचर, सपोज करते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर उसका T1 है, तो वो ये वाला थर्मामीटर मेजर करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 मेजर कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि प्रोडक्ट को निकालने से पहले जो ये प्रोडक्ट है वो ठंडे हो चुके हैं, इसने सारी हीट वाटर को दी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ये सेकंड थर्मामीटर है। और जो थर्ड थर्मामीटर है वो ये मेजर कर रहा है कि जो सारी हीट इस वाटर ने एब्जॉर्ब करी है उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, फाइनल टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं T2। ये T1 टेम्परेचर होगा और ये T2 टेम्परेचर होगा। अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। गैस, तो गैशियस फ्यूल हमने लिया, गैस सप्लाई से हमने गैशियस फ्यूल लिया, फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लेकर इसको हमने बुनसेन बर्नर में ले लिया। बुनसेन बर्नर को, अब आपको ये पता है कि क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल प्रोसेस हो रहा है तो एयर की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ से हम एयर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने जैसे जलाया, कम्बशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो ये जो है फ्लो ऑफ हीट है, हीट का फ्लो। जैसे ये जलेगा तो हीट कितनी बन रही है, वो हीट इस तरीके से फ्लो करेगी, फ्लूज में जाएगी। और जो वाटर की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वाटर की डायरेक्शन इस तरीके से है, मतलब वाटर की डायरेक्शन ऐसे और हीट की डायरेक्शन ऐसे, तो पूरी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और यदि सोचो वाटर और हीट की डायरेक्शन सेम है तो उस केस में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हीट का। जब हीट की और वाटर की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जो वाटर है वो पूरी तरीके से इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी डायरेक्शन, हीट की डायरेक्शन ऐसी और वाटर की डायरेक्शन इस तरीके से है। और फिर ये वाटर पूरी जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से हम इसको वाटर को बाहर निकाल देंगे और इसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे इस थर्मामीटर में, ठीक है, थर्मामीटर में मेजर कर लेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए हमने कितना वॉल्यूम लिया है गैसियस फ्यूल, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, और ये जो जंकर्स कैलोरीमीटर है कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द फ्यूल, और वो फ्यूल किसके अंदर है, बुनसेन बर्नर में। तो उस फ्यूल ने कितनी हीट रिलीज करी इज इक्वल टू वाटर ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी। ये इसका प्रिंसिपल है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल से हम पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं और इससे ये पता करेंगे कि ये जंकर्स कैलोरीमीटर जो है ये कैलोरीफिक वैल्यू गैसियस फ्यूल की कैसे फाइंड आउट कर रहा है। तो यानी है कि कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय जंकर्स कैलोरीमीटर। तो इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट हमने देख लिया कि इसमें कैसे हम जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मेजर करा, प्लस जो कितना अमाउंट हमने लिया था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम देखते हैं क्या इसकी ऑब्जर्वेशन आई है। सपोज करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमने लिया है वो है V क्यूबिक मीटर, ठीक है, इतना हमने V वॉल्यूम लिया है गैसियस फ्यूल। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना था, जब वाटर को हमने उसके अंदर जंकर्स कैलोरीमीटर में लिया उससे पहले हमने उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया था, तो वो टेम्परेचर आया है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो फाइनल टेम्परेचर आया है, यानी कि जब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो कितना टेम्परेचर आया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना टेम्परेचर आया। तो इनिशियल टेम्परेचर पता लग गया, फाइनल टेम्परेचर पता लग गया, और गैसियस फ्यूल हमें पता है
कि हमने कितना फ्यूल लिया है। अब उसमें मैंने आपको बताया था साइड में एक वो कंडेंसेट लिखा हुआ था, जहाँ पे जितनी भी स्टीम प्रोड्यूस होगी वो जो स्टीम है वो कंडेंस होके हम एक छोटे से कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो उसका जो वेट आया वो है W डैश, या हम W भी ले सकते हैं, W ले लेते हैं हम इसको। वेट ऑफ वाटर कंडेंस, कितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई थी और वो स्टीम कंडेंस होके एक जो कंटेनर में हमारे पास आई उसका वेट कितना था W। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है जो हमें HCV निकालनी है वो मान लेते हैं C है, C किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। ये यूनिट हमें याद रखनी है कि क्या यूनिट है, कौन सी यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे। तो सपोज करते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू C किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर है। अब हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी है। ठीक है, और जब HCV पता लग जाएगा तो हम LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जाते हैं हम कैलकुलेशन पे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल क्या था, हीट लॉस बाय द फ्यूल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर। तो हीट लॉस कितना हुआ और हीट गेन कितना हुआ। हीट एब्जॉर्ब, हीट गेन, जो वाटर ने हीट गेन करी है वो कितनी है, W इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, वाटर का जो वेट था वो कितना है। अच्छा, इसमें हमने एक वो कर दिया कि जो ये हम इसको W डैश ही मानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा ही नहीं कि वाटर कितना लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेट ऑफ वाटर। जो हमने कैलोरी जंकर्स कैलोरी मीटर में हमने वाटर लिया था वो सपोज करो हमने W लिया था। ठीक है, और ये वाटर कंडेंसेट जो स्टीम वाटर में कंडेंस हुई थी वो है W डैश, तो इसको W डैश ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं, तो वेट ऑफ वाटर वो हमने जंकर्स कैलोरी में मीटर में कितना वाटर लिया था जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो है W, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है T2 माइनस T1। तो इतनी हीट उसने वाटर ने एब्जॉर्ब करी, तो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इज W इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस बाय गैसियस फ्यूल, जो हमने गैसियस फ्यूल लिया था उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, यदि उसका वॉल्यूम है V और HCV जो हम मानते हैं वो C है, यहाँ पे हमने सपोज किया था C है, तो V इंटू C, इतनी हीट इसने प्रोड्यूस करी। अब ये V इंटू C कैसे आया, हम कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल बर्न। यदि एक यूनिट वॉल्यूम जब फ्यूल बर्न होता है तो उसकी यदि हीट जो निकल रही है यदि C है, C अमाउंट है जिसको हम HCV कह रहे हैं, तो यदि V वॉल्यूम हम लेंगे तो कितना होगा, यदि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए C अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज तो V वॉल्यूम के लिए कितनी होगी, V इंटू C होगी। ठीक है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस बाय गैसियस फ्यूल इज V इंटू C। अब जो फॉर्मूला जो हमारा प्रिंसिपल कहता है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब। हीट जो उसने प्रोड्यूस करी थी, फ्यूल ने जो हीट प्रोड्यूस करी थी वो हीट किसने एब्सॉर्ब करी, वाटर ने एब्सॉर्ब करी, वो दोनों बराबर है, यही तो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई थी V इंटू C, तो V इंटू C इज इक्वल टू W इंटू T2 माइनस T1। तो C ये हमें HCV तो कैलकुलेट करनी है, तो W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V, दिस इज द अमाउंट ऑफ HCV प्रोड्यूस बाय गैसियस फ्यूल किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। इतना गैसियस फ्यूल, इतना अमाउंट जो है HCV कैलकुलेट हो गया कि इसकी जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है। अब आपको ये पता है कि यदि HCV हमें पता है तो LCV हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो LCV कैलकुलेट करने के लिए अब मैं इधर करती हूँ कैलकुलेशन इसकी। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई कि HCV कितना है, W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V, इतना
हमारा HCV आ गया, गैशियस फ्यूल का जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू आई है वो किस में आई, किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। ये यूनिट हमें याद रखें। अब हम बात करते हैं, ये HCV निकल गया तो LCV हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि LCV इज इक्वल टू HCV माइनस जो भी स्टीम बनती है या सॉलिड फ्यूल में, जैसे हम ये देखते थे कि कितनी हाइड्रोजन है जो कि किस में कन्वर्ट होगी, H2O में कन्वर्ट होगी, और वो जो स्टीम है वो इवेपोरेट आउट हो जाती है उसमें, तो उसको हम HCV से माइनस करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी हम यही करेंगे कि जितना जो वाटर बना था, जो स्टीम बनी थी, वो स्टीम कंडेंस हो जाती है और दूसरी साइड से सेपरेट हो जाती है, एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाती है, तो उसको हम माइनस करेंगे और वो ही जो स्टीम बनी है वो कितनी बनी है वो हमें पता लगेगा कि हमने जो गैशियस फ्यूल है वो कितना लिया, वाटर कितना, सब चीज़ें वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सपोज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज L किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। ये सपोज करते हैं कि L अमाउंट की लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, यदि ये सपोज करो जब हमने V वॉल्यूम लिया था तो V वॉल्यूम ऑफ गैशियस फ्यूल लिया तो कितना वाटर कंडेंस हुआ था, कितना वाटर कंडेंस हुआ था हमने निकाला था, हमने लिखा था वहां पे W डैश। सपोज करते हैं W डैश वॉल्यूम जो है वाटर का सेपरेट हुआ, बना, जो स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुई, तो जब V वॉल्यूम हमने गैशियस फ्यूल लिया था तो W डैश अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय स्टीम, जो स्टीम कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हुई वो कितना अमाउंट था उसका, W डैश था। जब हमने V वॉल्यूम लिया था तो V में W डैश है तो 1 में कितना होगा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये W डैश अपॉन V आया कैसे। जब V वॉल्यूम में W डैश है तो 1 में कितना होगा, W डैश अपॉन V। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो वही चीज लिख रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी होगी, W डैश अपॉन V, किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितनी है, लेटेंट हीट कितनी होती है 587, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो W डैश इंटू 587 अपॉन V। तो इतनी जो लेटेंट हीट है, इतना लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है ये अमाउंट हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट कंडेंस होके कलेक्ट हो गया था। तो अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है L इज इक्वल्स टू C माइनस W डैश इंटू 587 अपॉन V। यहाँ पे जो C है दैट इज HCV। अब HCV की वैल्यू अपन को पता है कितनी थी, W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V। तो इस C की वैल्यू हमने लिख ली W इंटू T2 माइनस T1 अपॉन V माइनस ये अमाउंट W डैश इंटू 587 अपॉन V। तो ये है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और ये है हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर और लोअर में ये डिफरेंस होता है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू जितनी होती है उसमें से कुछ अमाउंट माइनस करते हैं कि कितनी इसमें स्टीम जनरेट हो रही है, जो इवेपोरेट आउट हो जाती है, जो अलग हो जाती है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तो वो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो HCV की वैल्यू ज़्यादा होती है, लोअर कैलोरीफिक, इसीलिए इसको हायर बोल रहे हैं और उसको लोअर बोल रहे हैं। तो HCV और LCV कैलकुलेट हो चुकी है गैशियस फ्यूल की। तो इस तरीके से हम जंकर्स कैलोरीमीटर से HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गया जंकर्स कैलोरीमीटर। अब हम बात करते हैं, एक ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला है जिसमें सीधे हमें कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब चीज़ें दे रखी होगी, तो सीधे फॉर्मूला पुट करना है और HCV और LCV निकालना है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए ये जो हमने आज जंकर्स कैलोरीमीटर पढ़ा है उसमें भी डेफिनेटली जो इतनी चीज़ें हमने समझी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जंकर्स कैलोरीमीटर में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल भी अभी आगे हम करने वाले हैं। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स हम न्यूमेरिकल वाले लेक्चर में ही करेंगे।
तो ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्टली हम HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ड्यूलॉन्ग्स था और उसने अपने ही नाम से एक फॉर्मूला बनाया कि क्या हम ऐसा एक कोई फॉर्मूला है जिससे डायरेक्टली हम HCV और LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे और LCV और HCV कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूले की ड्यूलॉन्ग फॉर्मूले में हम डायरेक्टली HCV और LCV कैलकुलेट करेंगे। HCV का फॉर्मूला होता है, बस इसमें हमको फॉर्मूला याद रखना है, 1/100 इंटू 8080, ये क्या 8080 जो है दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस कार्बन। कार्बन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको डायरेक्टली उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जो भी परसेंटेज दे रखा होगा उससे हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी जो है टोटल कैलोरीफिक आने में हेल्प होगी हमें कि कितना कार्बन है मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू। फिर अब ये है 34,500 मल्टीप्लाई बाय H माइनस O/8। अब ये क्या चीज है, ये है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की कैलोरीफिक इतनी है और उसमें फ्यूल में हाइड्रोजन कितना है, एक तो होता है हाइड्रोजन इंडिविजुअली जो H2O की फॉर्म में नहीं है, ये हाइड्रोजन वो है, और ये O/8 है फिक्स्ड हाइड्रोजन। फिक्स्ड हाइड्रोजन का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन जो H2O की फॉर्म में है। अब जैसे कि हमें पता है कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो फिक्स्ड हाइड्रोजन उसमें कितनी होगी 1/8, यानी कि 1/8 ऑफ ऑक्सीजन। इतना जो है हमने ऑक्सीजन की फॉर्म में इसको ऑक्सीजन कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी फिक्स्ड हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो H माइनस O/8। अब इतनी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस क्यों कर रखा है, H माइनस O/8 का मतलब है जितनी हाइड्रोजन उसमें है उसमें से फिक्स्ड हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे जो कि H2O की फॉर्म में है। फ्यूल में यदि जितनी ऑक्सीजन होगी तो वो क्या कोशिश करेगी कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बनाए। तो ये H2O वाला पार्ट है, इतना H2O की फॉर्म में, तो वो मॉइस्चर है, वो तो वैसे भी हाइड्रोजन जो है कंबशन प्रोसेस में काम में नहीं आएगी, तो उसको हमें टोटल हाइड्रोजन में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल हाइड्रोजन माइनस O/8, फिर इसको कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब ये है सल्फर। सल्फर की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, वो ये है। तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें याद है तो भी ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। और यहाँ पे 100 क्यों लिख रखा है, किसी ने ध्यान दिया 100 क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी होगी, तो हर एक के नीचे परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 लिखे, उसकी जगह क्या किया कि इस ब्रैकेट के बाहर ही लिख दिया 100, कि इन सब की जो परसेंटेज है हटा के हमने 100 लगा दिया, तो ये 100 इसलिए है। तो HCV इज इक्वल टू 1/100 इंटू दिस 8080 इंटू कार्बन प्लस 34,500 इंटू ये अमाउंट प्लस 2240 इंटू सल्फर। तो जितना भी अमाउंट होगा वो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके HCV कैलकुलेट हो जाएगा, और HCV की यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब दे रखी होगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए नाइट्रोजन भी दे रखी होती है, तो यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन दिख रही है क्या आपको, नहीं है। तो नाइट्रोजन दे भी रखी है तो भी हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं होता कंबशन में, तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। तो HCV के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और HCV कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है LCV की। LCV आपको मैं शुरू से बता रही हूँ कि LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09H इंटू 587। और वापस से आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि ये 0.09H कैसे आया था।
कैसे आया था? आपको पता है फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाती है। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना देगा? 18/2, तो 2 9 जा 18। ठीक है, तो 9 आ गया, यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गिव 9 पार्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गिव 9 पार्ट ऑफ H2O। इसका मतलब है यदि एक पार्ट जो है वो 9 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 9 पार्ट ऑफ H2O देता है, तो यदि H अमाउंट की हाइड्रोजन होगी, H अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है फ्यूल में, तो वो कितना H2O बनाएगा? 9H। ठीक है, यदि एक बना रहा है 9, तो H अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 9H। अब ये 9H आ गया। अब ये जो 9H है, 9H इसने इतना अमाउंट बना H2O। अब ये 0.09H क्यों आया? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होगा, न्यूमेरिकल में दे रखा होगा, 5%, 6%, 7%। तो ये परसेंट की फॉर्म में है, तो इसलिए इस परसेंट को हटाने के लिए हमने नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, तो 9H/100। अब इस 100 को मैं हटाऊं तो यहाँ पे 0.09 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.09H और इंटू 587 इसलिए किया है क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से LCV इज इक्वल्स टू HCV माइनस दिस मच अमाउंट। ठीक है, इतने को माइनस कर देंगे तो LCV कैलकुलेट हो जाएगा। LCV इज इक्वल, और HCV हम पहले यहाँ से हमने निकाल ही लिया है, तो जो वैल्यू आएगी माइनस दिस वैल्यू। ये हाइड्रोजन उसमें न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी होगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे और LCV कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑरसेट एपरेटस पे। इस चैप्टर का, इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, ऑरसेट एपरेटस, कि कैसे कंबशन होता है और क्या चीज़ें उसमें बनती है, और कितना अमाउंट यदि हमने फ्यूल लिया है तो उस फ्यूल में क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं और कितने कितने बनते हैं, वो हम ऑरसेट एपरेटस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे, करते हैं ऑरसेट एपरेटस की। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऑरसेट एपरेटस में जो फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस मतलब जिसमें कि फाइनली जब कंबशन प्रोसेस हो जाता है, वो जो गैसेस रिलीज होती है, वो उस गैसेस में क्या क्या चीज़ें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है यदि इरेगुलर जो है कंबशन हुआ है, प्रॉपरली कंबशन नहीं हुआ। उसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन यदि हमने एक्सेस में लिया है कंबशन प्रोसेस में, तो वो ऑक्सीजन भी उसमें मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छे से कंबशन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे लीस्ट जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा या ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम फ्लू गैस लेते हैं जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसके अलावा कुछ अमाउंट यदि फिर भी बच रही है तो वो नाइट्रोजन हो सकती है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। ये है फ्लू गैस, जब कंबशन हुआ था तो जो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी वो है फ्लू गैस। फ्लू मतलब पाइप्स। ठीक है, तो उन पाइप से जो गैसेस आई उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अब ये फ्लू गैस यहाँ से हमने पास कर, ये यू ट्यूब है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये एक यू ट्यूब है जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, जो क्या करेगा, फ्लू गैस में यदि मॉइस्चर होगी तो उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अलावा ये ग्लास वूल कह रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये ग्लास वूल लगी हुई है। इस ग्लास वूल का क्या काम होता है? ग्लास वूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉटन जैसी होती है और ग्लास की बनी हुई होती है, इसलिए इसको ग्लास वूल बोलते हैं। अब ये ग्लास वूल क्या करती है, जैसे ही फ्लू गैस इसके अंदर आएगी तो यदि उसमें कुछ इम्प्योरिटी, कुछ डस्ट पार्टिकल हैं जो एनवायरनमेंट से उसने ले लिए हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो उसको ले लेगी। ठीक है, वो उसको यहीं पे रोक देगी और फ्लू गैस फिर अंदर जैसे जाएगी तो यहाँ पे तो जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो यूजलेस पार्टिकल है, जो एनवायरनमेंट से उसने कहीं से ले ली है,
एज अ इम्प्योरिटी, तो उसको वो यहीं पे रोक देगा ग्लास वूल। उसके बाद ये यदि इसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा, CaCl2 फॉर ड्राइंग फ्लू गैस। उसके अंदर जो मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को ये कैल्शियम क्लोराइड ले लेगा। ये यू ट्यूब हो गई। उसके बाद ये यू ट्यूब जो है ये 3 वे स्टॉप बॉक्स से कनेक्ट है। 3 वे का मतलब है एक तो ये एनवायरनमेंट की साइड ओपन हो सकती है, एक ये इधर ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये 3 जो है बल्ब्स लगे हुए हैं, और एक ये कहाँ पे यूट्यूब की साइड ओपन हो सकती है। तो 3 तरीके से 3 तरफ से ये ओपन हो सकती है, इसलिए इसको 3 वे स्टॉप बॉक्स बोल रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ये जो ट्यूब है ये गैस ब्यूरेट से कनेक्टेड है। ये जो अंदर है ये गैस ब्यूरेट है, और बाहर की तरफ जो है ये वाटर जैकेट है। ठीक है, वाटर जैकेट का क्या काम है, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसलिए इस गैस ब्यूरेट को हम वाटर जैकेट से कवर करके रखते हैं। और ये फिर इससे ये रबर ट्यूब से कनेक्ट है, और ये रबर ट्यूब कहाँ से कनेक्ट है, वाटर रिजर्वर से। तो वाटर रिजर्वर का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ये जो है एक्चुअली लेवलिंग बॉटल है, वाटर से वाटर के जो ये लेवलिंग बॉटल है इसको हम लेवलिंग बॉटल भी लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, लेवल करती है। जो इसके ये जो ब्यूरेट है इसको ये लेवल करेगी कि वाटर हम यहाँ तक इसमें फिल करेंगे। अब क्या होगा कि इसको हमने लेवल करके और फिर एक बार सेट कर देंगे। अब हम देखते हैं ये पूरा डायग्राम। और ये जो 3 बल्ब है, फर्स्ट वाले बल्ब में हमने KOH लिया है, सेकेंड बल्ब में हमने पायरोलिक एसिड लिया है, थर्ड वाले बल्ब में हमने लिया है क्यूप्रस क्लोराइड। अब जो KOH है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने KOH ले रखा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए पायरोलिक एसिड ले रखा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड हमने तीसरे वाले बल्ब में ले रखा है। ABC 3 बल्ब है। ठीक है, फिर गैस ब्यूरेट और फाइनली अब गैस ब्यूरेट का क्या काम होगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई है उसके बाद इसको गैस ब्यूरेट में भेजेंगे, और थोड़ा सा लेवल करके ये देखेंगे कि अब जो गैस जो है इसमें जो जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का वो या एब्जॉर्ब हो गया, अब इसको हम गैस ब्यूरेट में मेजर कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम आएगा, वो हम मेजर कर लेंगे। फिर सेकेंड में भेजेंगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। यहाँ पे उसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन, और उसके बाद उस गैस को यहाँ पे भेजेंगे गैस ब्यूरेट में, तो अब इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है वो देखेंगे, तो वो और कम आएगा। फिर तीसरे वाले बल्ब में भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अब जो एब्जॉर्ब होने के बाद इसको जो गैस को है हम यहाँ भेजेंगे कि कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कितनी थी, वो कैसे पता करेंगे, एब्जॉर्ब तो हो गई लेकिन अब जो बचा हुआ अमाउंट है इससे हम पता लगा सकते हैं कि इनिशियली हमने इतना लिया था, अब फाइनली गैस ब्यूरेट से पता लग रहा है कि कितना वॉल्यूम बच रहा है गैस ब्यूरेट वो जो हमने लिया था फ्लू गैस। तो टोटल माइनस अब कितनी बची हुई है, ऐसे माइनस करके हम हर एक का अमाउंट पता कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है। तो ये एब्जॉर्प्शन बल्ब्स है, और ये इनकी स्टॉप कॉक है, ओपन करेंगे और फिर फ्लू गैस पास करेंगे, ये हम करने वाले हैं। और फिर इसकी कैलकुलेशन, तो सबसे पहले देखते हैं फ्लू गैस को हमने यहाँ से यूट्यूब में डाला जहाँ पे इसने अनवांटेड पार्टिकल को ग्लास वूल ने रोक दिया, और जो इसमें मॉइस्चर थी वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो फ्लू गैस है ड्राई फ्लू गैस को हम पास करेंगे फर्स्ट वाले बल्ब से। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, इसकी साइड ओपन करेंगे, ओपन करके और फिर ये फ्लू गैस जाएगी, और केवल ये वाले बल्ब की हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे, बाकी दो की नहीं करेंगे। इसको ओपन किया, इसमें फ्लू गैस जाएगी, और यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। बार बार हम क्या करेंगे, इसको फ्लू गैस को इसमें पास करेंगे, फिर मेजर करेंगे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, वो हम गैस ब्यूरेट से मेजर करेंगे। फिर वापस से इसको है ना फर्स्ट वाले बल्ब में भेजेंगे, फिर थोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, फिर चेक करेंगे कितनी वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब
जब हम 5-6 बार इसको ऐसा करेंगे कि इसमें भेजा, फिर वापस से मेजर करा, फिर वापस से फ्लू गैस को इसमें भेजा, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब क्या है, जो फ्लू गैस का वॉल्यूम है सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था। इसका मतलब अब कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एब्जॉर्ब कर ली है KOH ने, जितनी भी उसमें प्रेजेंट थी। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब इस नॉब को बंद कर देंगे, दूसरे नॉब को स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे नॉब को हम मेजर करेंगे, दूसरे नॉब को ओपन करके इसमें हम एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इसमें किया था, बार बार फ्लू गैस को, अब ये नॉब ओपन करेंगे, फ्लू गैस को भेजेंगे, फिर मेजर करेंगे कितनी बच रही है, फिर करेंगे जब तक कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती फ्लू गैस की, कि अब फिक्स है वही आ रही है बार बार। अब इसको मेजर कर रहे हैं हम, इसमें बार बार वॉल्यूम वही आ रहा है, इसका मतलब है जितनी भी ऑक्सीजन थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब सेकंड वाले बल्ब को भी बंद कर देंगे, अब थर्ड वाले बल्ब को ओपन करेंगे, फिर इसमें फ्लू गैस को पास करेंगे, फिर इस मेजर करेंगे कितना हुआ, फिर वापस से भेजेंगे, फिर ऐसे कर करके वॉल्यूम जो है फाइनली एक कांस्टेंट वॉल्यूम इसका भी आ जाएगा। तो जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो भी एब्जॉर्ब हो गई है। और ये वॉल्यूम जो है, जितना वॉल्यूम आ रहा है वो हम मेजर करते जा रहे हैं। फर्स्ट बल्ब के में जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तब वॉल्यूम कितना आया वो हमने नोट कर लिया, फिर सेकंड वाले बल्ब ने कितना करा उसका नोट कर लिया, थर्ड वाले का जो है कितना उसने कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब किया वो भी नोट कर लिया। फाइनली जो वॉल्यूम आ रहा होगा वो है नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से, और इसका काम है लेवलिंग करने का, बॉटल लेवलिंग, वाटर से हम लेवल करते हैं। तो ये हमने पूरा कैलकुलेट देख लिया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लू गैस में प्रेजेंट थी। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। सपोज करो कि फ्लू गैस हमने A ml ली थी, इतना अमाउंट हमने फ्लू गैस ली, ये जो फ्लू गैस ली है हमने A ml ली है। तो वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये है फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद इसका गैस ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम आ रहा था वो मानो B आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, जब पहला एब्जॉर्प्शन हो गया उसके बाद इसका वॉल्यूम गैस ब्यूरेट में कितना आ रहा था B ml। फिर वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद इसका गैस ब्यूरेट में कितना वॉल्यूम आ रहा था C ml। और जब थर्ड एब्जॉर्प्शन हुआ, थर्ड एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड एब्जॉर्प्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसने एब्जॉर्ब कर ली उसके बाद वॉल्यूम कितना आ रहा है वो भी हमने मेजर कर लिया। ठीक है, तो A B C D ये चारों हमारे, ये जो है अमाउंट पता लग गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। अभी तो केवल एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम पता करा है कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हुआ तो कितना, सेकेंड, थर्ड। तो अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, इनिशियली हमने फ्लू गैस इतनी लिए थे A, और बच कितना रहा है B, तो A माइनस B करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो अब इसमें ये फर्स्ट एब्जॉर्प्शन आया था, अब सेकेंड एब्जॉर्प्शन में कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है C। तो पहले इससे जस्ट पहले कितना था B था, तो B माइनस C इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलेगा, थर्ड एब्जॉर्प्शन पे कितना था D अमाउंट था, और D से पहले यानी कि सेकंड जब एब्जॉर्प्शन हो गया था तो कितना अमाउंट था वो C था, सेकंड एब्जॉर्प्शन के कितना अमाउंट आया था C, तो C माइनस D इन दोनों को करेंगे, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो लास्ट में बची वो कितनी है, जो लास्ट में बच गई वो है D, यानी कि ये तो नाइट्रोजन है। ठीक है, बची हुई जो है। अब इनको, ये तो वॉल्यूम में आया है, अब इसको यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप लोग सभी जैसे मैथ्स में करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, A माइनस B यदि अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कितने में से A में, तो A माइनस B अपॉन A, A इज द
वॉल्यूम ऑफ फ्लू गैस, टोटल हमने फ्लू गैस कितनी ली थी और कितने में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, A माइनस बी, तो A माइनस बी अपॉन A इंटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। फिर इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन B माइनस C अपॉन A इंटू 100, फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड C माइनस डी, ये C माइनस डी है इसका अमाउंट, तो C माइनस डी अपॉन A इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। और फाइनली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगी, नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, तो D अपॉन A इंटू 100। अब ये सब चीजें निकाल ली हमने, सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद अब क्या करना है कि ये हम सब चीज, ये जो है ऑर्सेट एपरेटस जो है, हमने क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया, क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, ऑक्सीजन कितनी बनी, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट है, और हाँ, तो ये ऑर्सेट एपरेटस हम क्यों कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, और यदि कुछ नाइट्रोजन है तो वो कितनी है। इससे हम ये पता लगाएंगे कि कंबशन प्रोसेस अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब कंबशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है। मैक्सिमम क्वांटिटी यदि कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका मतलब कंबशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ही बननी चाहिए। यदि ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें एक्सेस में हमने ऑक्सीजन ले ली जो एज इट इज बची हुई है फ्लू गैस में। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड बच रहा है तो इसका मतलब है कंबशन प्रोसेस पूरी तरीके से हुआ नहीं है, कंप्लीटली हुआ नहीं है, इर्रेगुलर था, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है। और बची हुई यदि जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यानी कि ये नाइट्रोजन जो है ये कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसका कोई रोल नहीं होता, तो ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, तो नॉन कंबस्टिबल पार्ट तो कम से कम होना चाहिए। या इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो ये बताता है कि अच्छे से कंबशन प्रोसेस हुआ है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कंबशन प्रोसेस अच्छा हुआ है, अच्छे से हुआ है, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और ये बाकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऑक्सीजन ज़्यादा बच रही है, यानी कि एक्सेस में हमने क्लोरीन, एक्सेस में हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो बनना तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इर्रेगुलर कंबशन प्रोसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्सेट एपरेटस। मैंने बहुत क्लियर हर एक चीज आपको एक्सप्लेन की है। यदि ऑर्सेट एपरेटस आता है तो आपको ऑर्सेट एपरेटस का डायग्राम बनाना है, और उसके बाद ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये आपको करके बतानी है, और इसका सिग्निफिकेंस भी आप बता सकते हैं कि बाय दिस एपरेटस वी कैन कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड and nitrogen is present in the present in the flue gas, which indicates if maximum is the carbon dioxide, it indicates that combustion process is very smooth and that fuel is good quality. Okay, so this is all about ऑर्सेट apparatus. So thank you students. आज ये यूनिट 1 जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो न्यूमेरिकल का होने वाला है, तो ये सारे लेक्चर्स आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल का 50% रेशियो रहेगा आपके एग्जाम्स में, चाहे वो इंटरनल्स हो चाहे वो RTO एग्जाम हो, तो बहुत अच्छे से हमें करने हैं। ठीक है, थैंक यू।